हाँ भाई, जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि अपना पॉलिटी के जो पीवाई क्यू चल रहे थे अपने, उस पॉलिटी के पीवाई को ही हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। जो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो एग्जाम है वो कौन सी थी? एसएससी सीजीएल प्री 2022। इसमें 12 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट सेकंड में जो पेपर लगा था, वहां से ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप इनको थोड़ा सा तरीके से देखें और इनको नोट्स भी बढ़ाएं और एक एक चीज को ध्यान से दें, क्योंकि बहुत काफी कुछ आपको अच्छा नया सीखने को मिलेगा इसमें। आने वाले रेलवे और सारे एग्जामों के लिए काम किया टॉप क्वेश्चन जो थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन वो इसमें दिए गए हैं। जैसा कि हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों को, अभिव्यक्तियों को सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाए। निम्न में से किस शब्द को असंसदीय घोषित किया गया? यानी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में जो हमारी एक बुकलेट आती है, सेक्रेटरेट होती है हमारी जो लोकसभा की प्रशासन, शासन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य देखता है हमारी पार्लियामेंट की, उसे हम सेक्रेटरेट बोला करते हैं। और उसके द्वारा कुछ ऐसे शब्द है जिसको, ऐसा वर्ड है जिसको बाहर कर दिया गया है और उसे अनपार्लियामेंट्री अनाउंसमेंट किया गया है कि वो संसद के शब्दों में वो यूज नहीं किया जाएगा। उसे, जो उस वर्ड को नॉट डिक्लेयर्ड है अनपार्लियामेंट्री, तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसको यहाँ पर अनपार्लियामेंट्री घोषित नहीं किया गया? यानी सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिनको पार्लियामेंट में यूज नहीं किया जाएगा। कोई एक ऐसा शब्द है जिसको आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर होता है, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जब कभी भी पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, तो आप देखा करो वहां पर बहुत सारे जो डिबेट होती है उसमें कई तरह के नए नए शब्द यूज किए जाते हैं। तो कुछ शब्द यदि ज्यादा यूज होते हैं तो उनको ऐसा बोल दिया जाता है कि अनपार्लियामेंट्री, इनको कोई यूज नहीं करेगा, और यूज करेगा तो हम लोग इसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं मानेंगे। ऐसे शब्दों का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो हाल ही में 2022 के अंदर ऐसे कुछ शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, जैसे कि शकुनी। ये शकुनी शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। ऐसा ही नौटंकी जो है वो, ऐसा ही गिरगिट जो है वो, उसकी तरह आप कलर बदलते हो, गिरगिट की जैसे बदल जाया करते हो। शकुनी जो है वो आप दूसरे को सिखाते रहते हो। ये ऐसे शब्दों का यूज कर रहे थे। तो इन शब्दों को, तीनों को पार्लियामेंट्री जो बुक थी सचिवालय के द्वारा, उसकी सूची से हटा दिया गया। और एक शब्द जिसको नहीं हटाया गया वो चक्कर है, कि इस चक्कर में आप लोग मत पढ़ो ये वाला। तो ये नहीं हटाया गया। तो ऐसे ये उस समय का 2022 का थोड़ा करंट मामला था जो हमने देखा। ये क्वेश्चन आपके सामने मैं इसलिए लेके आया हूं कि एक तो ये भी 2022 का, ये तो ज्यादा पुराना नहीं है। दूसरा, ऐसा यदि कोई शब्द आगे होता है तो उसको आप विशेषली ध्यान रखें कि जब पार्लियामेंट की मीटिंग हो और इस तरह कोई शब्द हटाए जाएं या कुछ जोड़े जाएं, कुछ भी बदलाव हो, तो आपका एसएससी या कोई भी एग्जाम हो उसमें आने वाले दिनों में आपके लिए बड़े काम के होते हैं। तो उनको आप लोग थोड़ा सा देख करके रखें। तो याद रखना, देखो ये बहुत चर्चा में रहे थे, गिरगिट की जैसे बदलना, ये ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, शकुनी की जैसे हैं आप लोग, ऐसे शब्द काफी चर्चा में रहे थे। दूसरा है, देखो समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? हाउ मेनी राइट्स आर मेंटेन अंडर द राइट्स ऑफ इक्वलिटी? इक्वलिटी का जो राइट है उसके तहत कितना? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी देखो इक्वलिटी, कितनी इक्वलिटी की बात की गई है वो है। और हम समझ सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो है, समानता, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले ही है। और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आते हैं वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और 12 से लेके 35 तक जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। इसमें हमारी समानता की बातें सबसे पहले की गई है 14 से लेकर के 18 तक। उसके बाद हमारे यहाँ जो है स्वतंत्रता की बातें कर रखी है, फ्रीडम की बातें। और फ्रीडम 19 से लेकर के और 22 तक जो है सारी की सारी बातें फ्रीडम की हो रखी हैं। और उसके बाद में शोषण की बातें हो रखी है, एक्सप्लॉयटेशन, केवल 2 आर्टिकल में, 23 और 24 में। और उसके बाद में रिलीजियस, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके बारे में बात हो रखी है 25 से लेके 28 तक। और उसके बाद में हमारी जो शिक्षा, एजुकेशन और कल्चरल जो है, शिक्षा व संस्कृति, माइनॉरिटी को लेकर के जो बातें हो रखी है, जैसा कि हम जानते हैं कि माइनॉरिटी हमारे यहाँ भाषा और धर्म के आधार पर संविधान के अंदर माइनॉरिटी माना गया है। और माइनॉरिटी की बातें 29 और 30 दो ही आर्टिकल में हो रखी हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है, वो जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है? 32 है। ऐसे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब 6 फंडामेंटल राइट्स में देखो आपसे पूछा गया, ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो आप बाकी के लिए भी याद रखें, हो सकता है उनके बारे में भी ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि इक्वलिटी कितने हैं, यानी समानता में कितने अधिकारों को उल्लेख है। तो आप समझ सकते हो 14 से लेकर 18, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 5 दे रखा है, 14 वाला, 15, 16, 17 और 18।
5 बातें इक्वलिटी की दे रखी हैं, तो ये पांचों बातें आपको ऑप्शन में सही हो जाएंगी। 14 में बोल रखा है कि हम कानून के समक्ष समान होंगे, 15 में जाति धर्म के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, 16 में हम लोग जो है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 17 में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत, और 18 जो है उसमें टाइटल आप नहीं ले सकते, उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये सारी बातें यदि कर रखी हैं तो इस तरह से आप इनको भी याद रखें कि यहाँ पर 5 राइट्स है, तो इधर 4 आर्टिकल में है, इन 4 में से भी 19 के अंदर 6 तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, और एक्सप्लोइटेशन जो है वो 2 है, एक्सप्लोइटेशन 2 तरह की बातें कर रखी हैं, जबकि धर्म के अंदर 25, 26, 27, 28 4 तरह के हैं, जबकि माइनॉरिटी जो है वो 2 तरह की बातें बोल रखी है, और रेमेडी जो है वो केवल एक। तो ऐसे बाकी की जो राइट्स है उनको भी ध्यान रखें किसमें कितनी बातें बोल रखी हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? Which of the following terms of not included in the preamble of Indian Constitution? हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रेम्बल वास्तव में भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं हम इसे, और प्रेम्बल का मतलब है कि हमारे भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड है जो संविधान के अंदर मेंशन करता है कि हम लोग कब कब क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें दे रखी है, उसका एक पूरा मोरल बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमने बताया है उसका पूरा मोरल, और ये मोरल जो रखा गया था वो सबसे पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ये रिजोल्यूशन रखा था, और इसके अंदर ये रखा बताया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस दिन ये रखा गया था वो 13 दिसंबर का दिन था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ था, इसी बिल से श्री गणेश यहाँ से हुआ था, प्रेमबल से ही। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसी को हम लोग आगे चल करके प्रेमबल बोले थे, इसलिए हमारी प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। और इसमें उद्देश्य था कि हम किस तरह से हम सभी भारतीय लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे पास क्या क्या होगा, तो उसमें सारी बातें बोल रखी थी। सोवर्गेंटी यानी संप्रभुता भी होगी, हमें जस्टिस भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा। ये न्याय जो है वो कितने तरह का है? 3 तरह का न्याय बोल रखा है। सोशल, एक तो सामाजिक न्याय मिलेगा हमें, एक इकोनॉमिकली जस्टिस मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, और एक जो है वो उसमें राजनीतिक न्याय मिलेगा, पॉलिटिकली जो है वो जस्टिस मिलेगा। ऐसे 3 तरह की जस्टिस की बात बोल रखी है। फेटर्निटी, भाईचारा की बात बोल रखी है। संघवाद, फेडरलिज्म, ये बात यहाँ प्रेम्बल के अंदर नहीं बोली गई, याद रखना। और आप यदि प्रेम्बल को 2, 4, 5 बार पढ़ करके रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड है वो प्रेम्बल में नहीं है। तो यहाँ संप्रभुता की बात बोल रखी है, जस्टिस की बात बोल रखी है, भाईचारा जो फेटर्निटी है उसके बारे में बात बोल रखी है। संघवाद का मतलब होता है कि आपका जो सेंटर है और सेंटर के पास पावर है, और इस पावर को आपने स्टेट को भी डिवाइड कर रखी है और स्टेट से किसी और को भी डिवाइड कर रखी है। तो डिवाइडेशन ऑफ पावर जो है वो संघवाद कहलाता है। यहाँ प्रेम्बल में इस बात को मेंशन नहीं किया गया है। और हमारी प्रेम्बल के अंदर केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42 नंबर का अमेंडमेंट था, और ये इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम लेके आई थी 76 में। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक तो सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष, तो ये भी बाद में ऐड हुआ है प्रेम्बल के अंदर। एक सोशलिज्म भी जोड़ा गया है। सोशलिज्म मतलब समाजवादी, और समाजवाद जो है वो एक सामाजिक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत हम समाज को ज्यादा विकास करते हैं। और एक इंटीग्रिटी शब्द जो है, अखंडता, ये भी बाद में ऐड किया गया। तो ये 3 शब्द भी प्रेम्बल के अंदर हैं। तो प्रेम्बल में क्या क्या नहीं होता, किस तरह के शब्द होते हैं, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप की क्वेश्चनों के लिए आप थोड़ा सा प्रेम्बल को पढ़ करके और उनको ध्यान रखें, और बाकी हम 2, 4 कई बार पढ़ते रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाती है? हमारी जो हु रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। भाई हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट को कौन चलाता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में यूनियन लेवल पर देश कौन चलाता है? तो हमें सबको पता है कि आज वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो भी कर रहे हैं वो सारा काम उन्हीं के पास है। और हमारी जो नॉमिनल पावर है, नाम मात्र की जो पावर है, वो किसके पास में है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अभी कुछ नहीं करते हैं, वास्तव में उनके पास पावर है। उनका यूज जो है वो कौन करता है? उनका यूज करता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो यूनियन लेवल पर जो देश को चलाते हैं। यदि यही बात यदि आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेट लेवल पर किसी भी स्टेट को रन कौन करता है, राज्य को कौन चलाता है, तो हम यही बात बोल देंगे कि भाई साहब सीएम, और सीएम के साथ जो स्टेट की मिनिस्टर हैं वो लोग मिल करके हमारे स्टेट को चलाते हैं। तो दोनों लेवल पर आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ पर केवल मंत्री परिषद है, तो ये थोड़ा सा नहीं होगा। ये यदि हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तीनों भी आ जाते हैं यहाँ पर, तो भी थोड़ा सा सुटेबल वर्ड है, क्योंकि ये इसके पास नाम मात्र की पावर है, नॉमिनल। लेकिन यहाँ पीएम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिल गया। मतलब ये लोग हमारे देश को चलाते हैं, वास्तव में यही चला रहे हैं। आप इस ऑप्शन पे भी जा सकते थे, लेकिन याद रखना आपको एसएससी ने यही राइट आंसर माना है। और यही एक फायदा होता है कि हम क्वेश्चन किस तरह से जो निकालते हैं, सोल्व करते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। कई बार हमें पढ़ने के बाद में भी चीजें नहीं पता होती कि किसका क्या आंसर होगा, तो ऐसे के लिए हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस करके रखें, तो आराम से चीजों को क्लियरली आंसर दे सकते हैं। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हो, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 और 75 के अनुसार होते हैं। प्रेसिडेंट की हेल्प और एडवाइस के लिए होते हैं, और इनके दो ही आर्टिकल हैं। नेक्स्ट है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है, तो आमतौर पर नए चुनाव कितने दिन के भीतर होने चाहिए। यानी ये बहुत ही अच्छी बात है। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी कि यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्शन कई स्टेट में होने वाले हैं, अपने राजस्थान के अंदर भी आने वाले दिनों में होंगे, और उनका टेन्यूर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। और वन नेशन वन इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी है वो राजस्थान अपने यहाँ लागू करने वाला है, तो इस आधार पर ये इलेक्शन थोड़ा सा चर्चा का है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान देकर के ही रहें कि द स्टेट गवर्नमेंट डिजोल्व द पंचायती राज। यानी आपको यही पता है कि पंचायत राज को डिजोल्व कौन कर सकता है, ये सीधा सीधा राज्य सरकार के बारे में क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यदि पंचायत राज को डिजोल्व कर सके 5 साल से पहले, तो वो कौन कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। बिफोर द एंड देयर 5 ईयर टर्म्स, फ्रेश इलेक्शन जो नए इलेक्शन है, और शुड बी ऑर्डिनरली बी हेल्ड विद इन, कितने दिन के अंदर जो है वो अगले इलेक्शन हो जाने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में कोई सा भी इलेक्शन हो, यदि पद कॉन्स्टिट्यूशनल है वहां पर इलेक्शन होता है, तो सभी पद के लिए हमारे यहाँ 6 महीने का प्रावधान किया गया कि नेक्स्ट इलेक्शन 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। ये सब पर अप्लाई होता है, लगभग जो पोस्ट है उन पर ये चीज अप्लाई होती है कि नेक्स्ट इलेक्शन हम 6 महीने के अंदर लागू करेंगे, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएम का तो खैर इलेक्शन होता ही नहीं है, एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो सरपंच हो, वार्ड पंच हो, कोई भी यदि इस तरह के पद खाली होता है तो 6 महीने में अगला चुनाव करेंगे। प्रेसिडेंट के लिए भी ऐसा ही है। इसका मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे यहाँ 6 महीने से ज्यादा समय तक कार्य नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। पंचायती राज जैसा कि आप जानते हो हमारे पास नहीं थी, और पंचायती राज हमारे पास यदि थी कहीं पर, तो वो आर्टिकल जो है वो 40 था, जिसके अंदर थी डीपीएसपी के तहत कि आगे चल करके हम लोग जो है वो पंचायती राज बनाएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत करेंगे, ऐसा डायरेक्शन दिया गया था यहाँ पर आर्टिकल 40 में, और हमारे पास नहीं थी। इसी डायरेक्शन का पालन करते हुए हमने जो है वो, आप सबको पता है कि एक कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी थी। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 1952 में चला था, सामाजिक विकास कार्यक्रम। और इसी सामाजिक विकास कार्यक्रम के तहत ये कमेटी बनी थी। इस कमेटी से पूछा था कि भाई कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी कि आप यदि कम्युनिटी को डेवलप करना चाहते हो तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आने का अवसर प्रदान कीजिए, और हमारी जो डेमोक्रेसी की, जो लोकतंत्र की जो एक पाठशाला है, जिसे हम लोग पंचायती राज कहते हैं, वो पंचायती राज हमारे पास होनी चाहिए। और उसी चीज को लागू करते हुए हमारी भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की थी नागौर के बगदरी गांव से। तो पंचायती राज की शुरुआत तो बगदरी गांव नागौर से हुई, परंतु ये फॉर्मेलिटीज थी, क्योंकि इसके लिए ना तो ये बताया गया था कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, ना ही ये बताया गया था कि जो पंचायती राज हैं उनको चुनाव कब कराएंगे, कितने दिन से कराएंगे, और कितने समय बाद में इसको जो है वो डिसमिस किया जा सकता है, यदि कोई खाली हो गया तो कितने दिन तक, जैसा कि आपने देखा है 6 महीने वाला, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इनके पास में कौन कौन से कार्य होंगे वो भी फिक्स नहीं था, तो इसलिए ये केवल फॉर्मेलिटीज थी। इसलिए इसमें सुधार कैसे हो, इसके लिए कमेटियां बनी। सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी बनती है, फिर जीवी के राव कमेटी बनती है, फिर एल एम सिंघवी कमेटी बनती है, लास्ट में पी के थुंगन कमेटी बनती है। सब कमेटियों ने एक ही बात बोली कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, और इसके लिए हमने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया आर्टिकल 73
ये आर्टिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 73 नंबर का, 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। और ये जो एक्ट था वो तो 1992 में आया। इसके तहत हमने पंचायती राज को संविधान में ऐड किया। जिस दिन ऐड किया था वो दिन हमारा 24 अप्रैल था, और शुरुआत कर दी थी ऐड करके इसके अनुसार वो साल 1993 था। तो इस दिन पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। इसलिए आप सबको पता है कि 4 अप्रैल को एवरी ईयर जो है वो पंचायती राज डे के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं। इसलिए क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पंचायती राज शुरू हुई थी। इस पंचायती राज को फिर हमने जहां ऐड किया वो जगह हमने ली भारतीय संविधान का पार्ट 9 था, और इस पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल 243 के अंदर ए से लेकर के और ओ तक हमने पंचायती राज को ऐड कर दिया भारतीय संविधान के भाग 9 में। इसी के पीछे हम लोग 74 नंबर का अमेंडमेंट लेकर के आए थे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 1992 में आता है इसी के पीछे पीछे। और इसके तहत हमारे यहाँ पर जो अर्बन गवर्नमेंट थी, शहरी सरकार, इस शहरी सरकार को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस प्रदान कर दिया। और 1 जून को हमने 1993 को पंचायती राज के साथ साथ जो अर्बन गवर्नमेंट थी उसको भी शुरुआत कर दी थी। और इसे जहां पर ऐड किया वो भारतीय संविधान का पार्ट 9 ही था, जिसमें एक और पार्ट जोड़ा गया 9A। और इसमें आर्टिकल 243 का जो सेक्शन पी था, इस पी से लेकर के और देखो जेड आ गया, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ था, इसलिए जेड जी तक, जेड जेड जी तक जो है वो हमने पंचायती राज को ऐड किया है भाई। तो देखो पंचायती राज कहाँ तक है, तो यहाँ पी के बाद में जेड आ गया था, फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी ऐसे चलते गए और जेड जी तक। अब वैसे शहरों में जेड जी की कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती, लेकिन फिर भी शहर की सरकारें जो है जाके कहाँ खत्म होती है, जेड जी के ऊपर जाके खत्म होती है। ऐसे में आप सबको ध्यान रखना है कि जब ऐसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, स्टेटस दे दिया, तब जाकर के इनका मामला प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हुआ। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि यदि कोई सरकार डिसमिस हो जाती है या अगला चुनाव करवाने की बात आती है, कोई भी पद खाली हो जाता है, तो नेक्स्ट इलेक्शन 6 महीने के अंदर कंप्लीट होना ही चाहिए। ये सब हमने इसमें ऐड किया था, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग द आर्टिकल 51A, जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि 51A यानी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू अबाइड बाय द कितने एंड द रेस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी यहाँ कुछ दे रखा है कि किसका पालन करना है आपको। संविधान का अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा कि वह पालन करे। किसका पालन करे हमें ये बताना है, और उसके आदर्शों को, संस्थानों का सम्मान करें, पालन करें और रेस्पेक्ट करें आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो किसका हमें पालन करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो जैसा कहे वैसा करना है। तो सबसे पहले तो 51A क्या है वो देखते हैं, फिर उसके अनुसार बात होगी, फिर ए में जो बात लिखी गई है वो भी बात होगी। 51A हमने बाद में ऐड किया था, और वो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही था, संविधान संशोधन, ये 1976 में आया था। और इसके तहत हमने मूल कर्तव्य जोड़े थे। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी इस समय, इमरजेंसी लग रखी थी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी, और मूल कर्तव्य जो जोड़े थे वो 10 थे, बाद में एक और जोड़ा, और बाद में जब एक और जोड़ दिया तो रिसेंटली फंडामेंटल ड्यूटी कितनी, 11। यहाँ कुछ ड्यूटी बताई गई हैं, 11 ड्यूटियां हैं। उनमें से आपको ये बता रखा है कि पहली ड्यूटी जो है वो क्या है आपकी, किसका पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करें जो वो कहे वैसे। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या, संविधान का। तो संविधान का तो पालन हमें करना चाहिए भाई वास्तव में, और उसके जो इंस्टीट्यूशंस है उनको, आइडल को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखते हैं, देखिए धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर तो हमारी प्रेम्बल में जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता का आदर करें नहीं करें ऐसा इसमें नहीं बोला गया। समाजवाद और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये यहाँ पर ये शब्द नहीं होंगे, हमने सीधा सीधा बोल रखा है संविधान के लिए ही कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करें और उसका पालन करें। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, संविधान। इस जो स्पेस है इसके अंदर के संविधान के मूल्यों का पालन करना है। और ऐसे आपको फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें हमसे पूछा जा सकता है कहाँ क्या है। जैसे लास्ट वाली ड्यूटी ऐड की गई थी कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन दिलाना पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। तो ऐसे ड्यूटियां जो है यहाँ पर ऐड की गई, तो उन्हीं को थोड़ा सा हमें ध्यान में रख करके और फिर बाकी के आंसर देने हैं। नेक्स्ट है, सभी देशों में संविधान की संभावना होती है। सभी कौन से ऐसे देश हैं, ऑल द, किस टाइप के कंट्रीज हैं जिसमें लाइकली द हैव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है। किस टाइप के जो कंट्रियां हैं जिसमें संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन चार में से एक टाइप की कंट्री बतानी हमें
जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये देखो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ आप देख सकते हो कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है, और हम यदि लोकतांत्रिक हैं तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस आधार पर हम इसका आंसर बिल्कुल इजी वे में दे सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाकी की जो बातें हैं वो क्या कह रहा है, बाकी में क्या चीजें होती हैं, उनके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, वो बातें भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर तो आपको पता चलेगा कि जहां पर भी डेमोक्रेसी होती है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, जैसा कि अपने पास में है। कम्युनिस्ट जो है वो आपने खूब सुना होगा। कम्युनिस्ट लोग क्या चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों के पास में इक्वल राइट्स हो, कोई एक स्पेशल जो वर्ग है जो बहुत पैसे वाला हो उसका शासन ना हो, सबका शासन हो, मजदूरों को भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, और वो मजदूर लोग जो है वो शासन में आगे भागीदारी हैं। ये कभी भी पैसे वाले लोगों को हित नहीं चाहते कम्युनिस्ट लोग जो है वो, और सबका समान तरीके से चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार हमें किसी भी देश को आगे चलाया जा सकता है। हमारे यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, साउथ इंडिया में केरल जैसे स्टेट है वहां पर कम्युनिस्ट काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। और कुलीन वर्ग जो है, ओलिगार्किक जो वर्ग है वो क्या होता है, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो काफी ज्यादा पैसे वाले होते हैं, और इस विचारधारा को फॉलो करने वाले व्यक्ति क्या चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को वो लोग चलाएं जो कुछ समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो रिच हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावर रखते हैं, तो वही केवल कंट्री को चलाए, बाकी सारे गरीबों का वो लोग ध्यान रखें। ऐसे विचारधारा वाले लोग केवल एक स्पेशल कम्युनिटी जो वर्ग है उसमें ही ध्यान रखते हैं। जबकि जो ये टोटलिटेरियन जो है अधिनायकवाद, अब ये सब थोड़ा सा तुमने कम ही सुना होगा कि ये क्या चीज है। तो देखो अधिनायकवाद का मतलब होता है कि हमारे यहाँ समाज के अंदर सभी तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हो, और पॉलिटिकल पार्टियों का एक पॉलिटिकल पार्टिकल जैसा कोई एक संस्था हो जो देश को चलाए। यहाँ पर ये लोग विपक्ष अपोजिशन को जो है ना वो नहीं मानते हैं, कि अपोजिशन विरोध करना वाला नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा पार्टी हो जो आपका देश चलाए और वो जैसा चाहे वैसा ही हो, उसके अनुसार ही सब कुछ चलता रहे, और कोई भी विपक्ष का विरोध करने वाला ना हो, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो याद रखना हमारा देश जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर इस तरह का आपको दे करके और फिर रखना है। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? सिक्किम, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और जैसा कि आप सबको पता है, सिक्किम हमारा एक स्टेट नहीं हुआ करता था स्टार्टिंग में। हमने उसको एज ए गार्जियन जो है वो सिक्किम को बोल रखा था कि हम तेरी देखभाल करेंगे, और वो हमारे साथ में रहा करता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसने स्पेशल प्रोविजन कर रखा है विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट सिक्किम? तो वो आर्टिकल की हम बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ 5 बातें बता दूं जो आपको सिक्किम के लिए जानना बहुत जरूरी है। कि सिक्किम हमारा स्टेट नहीं था, लेकिन बाद में यहाँ पर जनमत संग्रहण करवाया गया, पब्लिक से पूछा गया, वोटिंग करवाई गई कि आप क्या चाहते हो। तो ज्यादातर पब्लिक ने ये कहा कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, और यदि इंडिया में शामिल होना चाहते हैं तो इसी बात को हम फॉलो करते हुए अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और वो 35 नंबर का था। और ये जो एक्ट लेकर के आए 1975 के अंदर, 74 के आसपास ये अमेंडमेंट आ गया था, लेकिन होते होते 75 आ गया था। इसके तहत सबसे पहले 4 में ही आ गया था ये अमेंडमेंट, तो एक्ट तो 4 में आया था। तो यहाँ पर इसके तहत हमने क्या किया, सिक्किम को हमारे अंडर में एक स्टेट बना दिया, और कहा कि हम इसके गार्जियन होंगे, और ये अपना अंडर के अंदर राज्य होगा जिसमें भारत जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। एक प्रोटेक्टेड स्टेट जो है वो बनाया गया था। लेकिन बाद में जब जनमत संग्रहण हुआ, सबने कहा कि हमारा स्टेट होना चाहिए, सब अपने अंदर मिलना चाह रहे थे। तो फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, और ये था 36 नंबर का संविधान संशोधन था। ये 75 के अंदर आया, और इस 75 के तहत हमने भारत का एक स्टेट बना दिया सिक्किम को। और ये जो स्टेट बना है वो कौन से नंबर का है भाई, तो 22वें नंबर का राज्य हमने बनाया है सिक्किम को। और 22वां स्टेट जो बना, उसके बाद इसको ये भी बोला गया कि भाई यहाँ पब्लिक कम है, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए जाएं जो बाकी स्टेट पर लागू नहीं होते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर लागू होनी चाहिए। क्योंकि बाकी की स्टेट में पब्लिक भी थी, बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ वो चीजें नहीं थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसे हमें सेट करना था। तो एक आर्टिकल बनाया गया, और वो आर्टिकल है 371 का एफ सेक्शन। और इस 370 एफ सेक्शन के अंदर इसे स्पेशली स्टेट का थोड़ा सा दर्जा दे करके, और इसको कई तरह की स्पेशल राइट्स दिए गए थे सिक्किम को। तो यहाँ याद रखना सिक्किम के लिए जो राज्य है वो 371 एफ है, और बाकी 370 जो था
यानी ये 370 371 वो सारे स्टेटों के लिए हैं कि हमारे यहाँ स्टेट को किस तरह से स्पेशल स्टेट का दिया जाए या फिर कुछ अलग से प्रोविजन किए जाए उस स्टेट को लेके। तो सिक्किम के लेके स्पेशल प्रोविजन किए गए। और 370 जो था वो अपना किसको लेकर के था, जम्मू कश्मीर को था। ऐसे ही ये इसको लेकर के भी है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें सिक्किम के बारे में। 22वां राज्य बना था, ये भी आप लोग नोट करके रखें क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, जन्म स्थान, इससे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी हमारे यहाँ पर फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट द स्टेट सेल बी, स्टेट जो है वो देखो देश और स्टेट दोनों के लिए यूज होता है, सेल बी नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर किसी भी तरह का जो है वो उसके साथ में क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो बड़ा ही शानदार है कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को लेकर के है, मूल अधिकारों को लेकर के। और स्टेट शब्द बोल रखा है तो हो सकता है ऐसा आ जाए कि यार जाति धर्म के आधार पर राज्य नहीं करेगा, ऐसा स्टेट शब्द दे दिया तो हमें लगता है कि डीपीएसपी में होगा। लेकिन ये बोल रखा है राज्य की किसी भी नागरिक, स्टेट का कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ में नहीं होगा। और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये कहां पर है, पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 12 से लेकर के कहां तक है, 35 तक है। और 12 से 35 यदि फंडामेंटल राइट्स है तो इन्हीं में कहीं ना कहीं वो बात बोल रखी है। देखो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, आर्टिकल 59 तो इसमें आता ही नहीं है, और एक तो 40 भी नहीं आता है, ये डीपीएसपी वाले में आता है, पार्ट 4 में आता है। ये जो है वो हमारे भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है जिसके बारे में प्रेसिडेंट के बारे में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट की जो कंडीशन है वो बोल रखी है कि एमएलए एमपी जो है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा उसके बारे में बोल रखा है। तो ये दोनों आर्टिकल तो नहीं होंगे। अब बच गए ये दोनों। अब ये दोनों बोल रखे हैं तो भाई साहब इक्वलिटी की बात हो रखी है, और इक्वलिटी की बात हो रखी है समानता की। तो हमारे यहाँ समानता का जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं, तो 15 से लेकर के 18 तक इक्वलिटी की बात हो रखी है, जैसा कि अभी अपन ने बोला। और यहाँ पर 15 जो है वही पूछ रखा है, 15 में यही सारी बातें हैं। इसको लेकर के आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी जिसमें कुछ इसी तरह की बातें थी कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, तो ये आर्टिकल 15 है। 25 में हमारे यहाँ धर्म की बातें बोल रखी हैं कि आप अंतःकरण सभी धर्मों का पालन पोषण किस तरह से किसी भी धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की, वो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में था, तो वो चीज आपने जानी थोड़ा सा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी, और किसके बारे में एलिजिबिलिटी, इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कौन सा जो योग्यता नहीं होनी चाहिए ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नोट करेक्ट, कौन सी नहीं है। यानी इसमें जो भी दे रखे हैं उसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राइट है, एक ऐसा ऑप्शन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं चाहिए। तो हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट बोले तो वाइस प्रेसिडेंट की जो आर्टिकल है जहां से जहां तक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 63, प्रेसिडेंट के खत्म होने से, प्रेसिडेंट जैसे ही 62 पे खत्म होता है आर्टिकल, वहां से वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ 71 तक है, और 71 तक है। तो इसके अंदर ये क्या क्या बोल रखा है देखो कि वह एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना, ही सी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल ये तो राइट आंसर है, ऐसा तो होना ही चाहिए। और ही सी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए 35 ईयर एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ही सी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी सबऑर्डिनेट लोकल अथॉरिटीज, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी अधीनस्थ या प्राधिकरण के तहत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये लाभ का पद, सरकारी पद जो होता है सरकारी नौकरी वाला, उस पर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये तो सभी इलेक्शन पे है, तो ये भी लागू होगी, ये बात भी हमारे लिए यहाँ सही है। जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं वो सब इनमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये लोकसभा का मेंबर होगा वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है, आपको प्रेसिडेंट बनना है तो लोकसभा के मेंबर के समान आपको जो है वो क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, जैसा जो है वो बिल्कुल
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन यदि आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो यहाँ लोकसभा के नहीं, आपको राज्यसभा का मेंबर बनने जैसी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जाए, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो शायद बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि गुरुजी राज्यसभा का जो चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, राज्यसभा का पदेन सभापति जो है, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट सर वाइस प्रेसिडेंट सर होते हैं आर्टिकल 64 के अनुसार। और यदि आर्टिकल 64 में ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है तो इसकी क्वालिफिकेशन भी वही होनी चाहिए जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए। तो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में सही नहीं है ना? हमारे जो फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट जुडिस्डिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कौन सा जुडिस्डिकेशन नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है? तो देखो हाई कोर्ट का मतलब ये हुआ कि स्टेट के अंदर, हमारी हाई कोर्ट जो है स्टेट में होती है। राज्य सरकार क्या नहीं कर सकती, राज्य की जो जुडिशरी है वो क्या नहीं कर सकती, वो हमें देखना है। जैसा कि आप जानते हो हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन से पार्ट में? 6 पार्ट में है। और 6 पार्ट स्टार्ट होता है आर्टिकल 152 से लेकर के 237 में। और इसमें भी हमारी जो जुडिशरी स्टेट की जुडिशरी है, यानी स्टेट की जुडिशरी का मतलब हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट जो है वर्णन किया गया है आर्टिकल 214 से लेकर के और 237 तक, यहाँ पर इसके आर्टिकल दिए हुए हैं। आप इनके आर्टिकलों को और समझना चाहो तो मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा कि आप कैसे हाई कोर्ट के आर्टिकल याद रखें। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकती, है ना? क्षेत्राधिकार के बारे में सही नहीं है वो बताना है। तो देखो यह अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ अदालतों को नियंत्रित करती है। कंट्रोल द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन इट्स जुडिस्डिकेशन। तो उसके अंडर में आने वाली जितने भी कोर्ट है सबऑर्डिनेट अधीन आने वाली, वो सबको कंट्रोल करती है। बात राइट आंसर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे से वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। नेक्स्ट है, इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके पास न्यायिक समीक्षा की, तो बिल्कुल ये रिव्यू कर सकती है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का रिव्यू होता है। और ये जो रिव्यू होता है ये हमने कहाँ से लिया है? तो पूरी दुनिया को यूएसए ने दिया है, अमेरिका ने दिया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा को हम न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं हिंदी में, बाकी अंग्रेजी में आप जुडिशियल रिव्यू है। इस रिव्यू के तहत यदि इसको लगे कि कोई भी जो कानून है वो लीगल नहीं है तो उसको कैंसिल कर सकती है। यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए बहुत सारे जो लॉ है उसका रिव्यू कराने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकार राय प्रदान करता है। बिल्कुल भाई, एडवाइजरी ओपिनियन इसका नहीं होता है। यहाँ पर ये काम केवल और केवल किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट जिस आर्टिकल के अनुसार एडवाइस देती है वो आर्टिकल है 143। तो इस 143 के अनुसार हमारी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है राष्ट्रपति को, ये नहीं दे सकती, हाई कोर्ट नहीं दे सकती। तो ये एक बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखना है। जबकि रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार, तो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार हमारे यहाँ जो है वो इसको है, आर्टिकल जिसके अनुसार हमारी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है वो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 226 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। जबकि ये रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है। और सुप्रीम कोर्ट जिस आर्टिकल के अनुसार जारी करती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, वो आर्टिकल कौन सा है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो आर्टिकल है हमारा 139। 139 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है। तो ये दोनों की रिट जो है वो ध्यान रखना है कि रिट जारी करने का 5 तरह की रिट है अपने यहाँ पर: बंदी, प्रत्याक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर चाहिए, जैसे आपने अंग्रेजी में सुना हो प्रोहिबिशन, सेर्स्योरेरी, ठीक है। और इसी के अलावा हमारी जो किसी भी तरह का कोई भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं हो रहा हो, और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी हम इन 5 तरह की रिट को जारी करा सकते हैं। उसके लिए एक और आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 32। तो ये जो रिट है वो जारी हो सकती हैं कितने आर्टिकल के अनुसार? तो भाई साहब ये आर्टिकल जारी हो सकती है 3 के अनुसार। 3 आर्टिकल है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती हैं। एक बड़ा आर्टिकल तो ये हो गया 32, जिसके अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों से करवा सकते हैं। 226 के अनुसार हाई कोर्ट जारी करेगी और 139 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। तो ये रिटों का 3 आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल याद करना चाहें तो इसके लिए देखो आप ऐसे याद रखना कि एक आर्टिकल है 123,
इस 123 के अंदर जो लिखा हुआ है वो है अध्यादेश, यानी यहाँ पर ऑर्डिनेंस के बारे में लिखा हुआ है अध्यादेश। और ये जो ऑर्डिनेंस है राष्ट्रपति का है, अध्यादेश है। और इस राष्ट्रपति के अध्यादेश से जो अगला अनुच्छेद है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 124। इस 124 से हमारी सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाती है। कहां तक चलती है? तो 23 और ऐड कर दो इसके अंदर आर्टिकल, वहां तक चलती है। इसमें 123 ऐड करेंगे तो आर्टिकल 147 आता है। और 147 आता है तो मतलब 124 से लेकर के 147 तक ये जो 24 आर्टिकल हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल है भाई। और हम ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद के तुरंत बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट है 24 आर्टिकल में। और इसी से फिर आपको क्या बनाना है, देखो 123 से आपको एक आर्टिकल बनाना है। जब एक जो है इसको डर लग रखा था इसलिए 2 और 3 के बीच में जाके बैठ गया, और जब 2 और 3 के बीच में जाकर के बैठा तो एक आर्टिकल बना और वो है 214। इसमें भी देखो ऑर्डिनेंस है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस किसका है? राज्यपाल का है, गवर्नर का है। और ये जो गवर्नर है वो इसके अनुसार रेट ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है आप जानते हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कानून होता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कानून होता है, जो कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। ये गवर्नर बनाता है, टेम्परेरी लॉ होता है। जब पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं होती है तब तो ये ऑर्डिनेंस आता है। और जब स्टेट लेजिस्लेटिव जो है हमारी विधानमंडल उसका सेशन नहीं होता तब गवर्नर कानून बना सकता है। और इससे देखो कितना अच्छा है, इससे अगला अनुच्छेद है 200, ये 213 सॉरी ना 213 बनेगा क्योंकि ये इसके दोनों के बीच में जाके बैठेगा ना, तो 213 अनुच्छेद आ जाएगा। 213 से नेक्स्ट अनुच्छेद है 214। और 214 में भी आप 23 जोड़ते हैं, यानी यहां पर भी 23 ऐड कर रहे हैं, यहां पर भी 23 ऐड कर रहे हैं, तब हमारे यहाँ आर्टिकल आते हैं 237। यहाँ 214 से लेकर के और 237 तक जो है वो हमारे हाई कोर्ट के आर्टिकल हैं। और हाई कोर्ट के आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहां पर हैं वो आप याद कर सकते हो। यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश से अगले 24 तो हैं सुप्रीम कोर्ट के, और राज्यपाल के अध्यादेश से अगले 24 हैं किसके? हाई कोर्ट के। आप सिंपल तरीके से इनको याद रख सकते हैं कि कहां पर सुप्रीम कोर्ट है और कहां पर हाई कोर्ट है। बस आपको ये अनुच्छेद याद करना है, इससे सारे अनुच्छेद पकड़ करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। इसका पिछले का आंसर मिलेगा अपन को कि यहाँ पर ये सारी बातें बोल रखी है इधर। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना गया? देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है। मुझे लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली जाकर के पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीजों को नोट करें बढ़िया तरीके से। विच फ्रीडम, यानी कौन सी ऐसी फ्रीडम है कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मेन हॉलमार्क कौन सा है? तो शोषण के खिलाफ राइट्स। भाई ये भी एक ऐसा, डेमोक्रेसी का मतलब है होता है क्या कि लोगों का शासन हो, लोगों को सिर उठा करके जीने का अधिकार हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और वो एक डेमोक्रेसी के तहत ये चीजें लागू होती हैं। तो शोषण मतलब आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, मतलब धर्म के आधार पर आप स्वतंत्र हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं। विधानसभा की स्वतंत्रता, यानी यहाँ पर जो डेमोक्रेसी में हमारी फ्रीडम ऑफ असेंबली, कौन सी असेंबली? विधानसभा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो भाई पार्लियामेंट की भी तो होती है। और यहाँ पर फ्रीडम हमारी जुडिशरी को मिलती है ज्यादा, इससे ज्यादा जुडिशरी के अंडर में होती है ये चीजें, तो ये भी थोड़ा सा सुटेबल नहीं लग रहा मेरे को। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप कहीं पर भी भाषण दे सकते हो और अपने जो भावनाएं हैं वो एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ऐसा तो देखो यहाँ 3 तो फंडामेंटल राइट्स आ गए, तो इसमें से हमें बताना होता है कि कौन सा हमारी एक डेमोक्रेसी का एक मेन हॉलमार्क है। तो आप इस चीज के लिए याद रखना, देखो थोड़ा सा इस चीज को आप नोट करके ही रखना कि धर्म की स्वतंत्रता जो है, जहां पर राइट टू फ्रीडम होता है रिलीजियस रिलीजन, उसी को हम लोग डेमोक्रेसी का हॉलमार्क मानते हैं भाई। और ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे सारे के सारे हॉलमार्क हैं देखो, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार आप धर्म की सारी बातें मान सकते हो और सभी तरह का धर्म जो है वो आप मान सकते हो। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का निम्न में से कौन सा अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलाउड इट टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अमोंगेस्ट स्टेट? यानी स्टेट और सेंटर के बीच यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये किसका जुडिस्टिकेशन है? किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का।
और ये केंद्र और राज्यों के बीच मतलब यदि मामला हो जाता है तो उसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही उस केस को ले जाते हैं हम। और यदि ऐसा है तो किसी भी हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते। और यदि ऐसा है तो ये सुप्रीम कोर्ट की किस टाइप का जुडिशिकेशन है वो आपसे पूछ रहा है कि किस तरह का जुडिशिकेशन, यानी कौन सी अनुमति निपटाने का अधिकार किस तरह का है, टाइप बताना है। क्या ये अपील का है, अपील करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हे सुप्रीम कोर्ट, आप जो है वो केंद्र और राज्य के बीच लड़ाई होगी इसको सही करो। या फिर हम इसको सलाहकार, एडवाइजरी है, यदि लड़ाई हो जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। या फिर उसके लिए हम रिट जारी करवा सकते हैं। या फिर ये उसका मूल अधिकार है, ओरिजिनल राइट्स है। तो जिन्होंने भी मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में पढ़ रखा होगा वो शायद इस बात को समझ गया होगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑल टाइप केस नहीं जाते हैं, केवल 3 टाइप के केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो जो 3 टाइप के केस हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131, वो है कि एक तो आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा डायरेक्ट, कभी भी हाई कोर्ट में नहीं जाता है। दूसरा, यदि किसी भी स्टेट्स के बीच 2 या 2 से 3 अधिक 4 5 राज्यों के बीच में यदि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो केस भी ओनली कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और यदि हमारे राज्य और यूनियन के बीच, संघ व राज्यों के बीच यदि कोई भी स्टेट हो के बीच में और केंद्र के बीच में लड़ाई हो जाती है, कल को आज आज हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लड़ाई हो गई, मोदी जी ने कोई कानून बनाया, स्टेट लोग नहीं मान रहे, या स्टेट ने कानून बनाया, सेंटर ने उसको कैंसिल कर दिया, इस तरह का यदि कोई डिस्प्यूट है तो वो भी डायरेक्ट केवल कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। ये 3 ही ऐसे राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। आर्टिकल 71 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, और एक स्टेट्स के बीच में बहुत सारे राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाए तो, और एक केंद्र और राज्यों के बीच लड़ाई हो जाए तो। ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरी पावर के तहत आते हैं, ओरिजिनल जो पावर के तहत आते हैं, उसके मूल अधिकारों के तहत आते हैं, और वो आर्टिकल 131 के अनुसार आते हैं। बाकी जितने भी केस हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, इसकी हम अपील करते हैं और अपील के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में जाया करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में, तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल पावर है। ये केस सीधा का सीधा कहां जाएगा, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, इसकी अपील तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल खत्म हो गया। और एडवाइस तो भाई पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है उसके ऊपर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और रिट जारी करने का कोई मामला ही नहीं है, तो ये कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार है उसका, ओरिजिनल पावर है। और ओरिजिनल पावर है तो आर्टिकल 131 के अनुसार है, अनुच्छेद 131 के अनुसार है। तो ये भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको याद रखें। जिसने भी पढ़ रखा होगा उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ गुरुजी हमने ये बातें थोड़ी सी पढ़ रखी थी, और आज हमें पता चल गया कि क्वेश्चन इस टाइप के भी आया करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ, आर्टिकल 20 किसके बारे में डील करता है? तो जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल राइट्स के तहत 2 नंबर का जो अपना राइट है फ्रीडम, उस फ्रीडम की बात करता है। ये इक्वलिटी तो 18 पे खत्म हो जाती है, 19 से लेकर के 22 तक हमारी फ्रीडम की बातें हो रखी है। और उसी में क्या बोल रखा है देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारे यहाँ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें आर्टिकल 21 में हो रखी है, बिल्कुल ये इसमें नहीं हो रखी। अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस, यानी यदि आप अपराध करते हो, अपराधी हो जाते हो, तो उसके बाद आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि आप किसी भी तरह का कानूनी सहायता ले सकते हैं, किसी भी तरह की जो आप न्यायपालिका की सलाह लेना या फिर किसी भी तरह की जुडिशियल हेल्प आप अपना प्रोटेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। आपको अपराधी होने के बाद जेल में है तो भी आपको आर्टिकल 20 जो है वो राइट देता है कि आप न्यायिक सहायता ले सकते हो, और उसके लिए आपको अपराधों की सजा के संबंध में आप अपना अपराध सिद्ध करने के में कि मैंने इतना अपराध नहीं किया है, जो भी अपराध किया उसके लिए आपको फ्रीडम मिलती है। तो ये 20 में है और हमें 20 में ही पूछ रखा है, तो ये उसके बाद ही है। अस्पृश्यता हमें पता है, अनटचेबिलिटी, ये तो फ्रीडम है भाई। और ये फ्रीडम नहीं, इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी में आता है। फ्रीडम के 2 ही आर्टिकल हैं ऊपर वाले, लेकिन ये जो फ्रीडम है वो अस्पृश्यता वाली है, वो कौन से आर्टिकल में है, 17 के अंदर है। तो ये भी आप याद रखना कि अस्पृश्यता की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। और राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा का अधिकार हमारे पास नहीं है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसी के अंदर हमारे यहाँ शिक्षा की स्वतंत्रता ऐड की गई, ध्यान रखना, राइट्स में ही फ्रीडम ऐड की गई है। तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन को किस रूप में अपनाया है, तो एक सेपरेट फंडामेंटल राइट्स के रूप में नहीं बनाया अपनाया है, इसे हमने एजुकेशन फ्रीडम के तौर पर अपनाया है। और एजुकेशन फ्रीडम के तौर पर अपना करके आर्टिकल 21A में इसको ऐड किया है। इसके लिए 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था,
और ये जो एक्ट है वो 2002 में आया था, इसके तहत हमने एजुकेशन को फ्रीडम बाद में ऐड की थी। तो ये बाकी की जो चीजें हैं वो भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है, और बहुत काम की चीजें थी जिनको हम लोग आत्मसात करके रखें, बिल्कुल सही थी। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल ये भी आप जान गए होंगे पक्का कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जो कि मित्रों भाई और बहनों 2015 में 1 जनवरी से हमने इसको शुरू किया। और ये शुरू किया किसके स्थान पर? जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, इस योजना आयोग के स्थान पर किया था, जो कि पहले से ही काम करता रहा था हमारे यहाँ, और ये प्लानिंग करता था। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। एक एडवाइजरी बॉडी थी। इसका जो चेयरपर्सन था वो पीएम हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन था उसका। और ये हमने जिस देश से सीख करके इसको अपनाया था वो रूस था, और इसी ने जो है 5 ईयर प्लान किए थे, और वो भी रूस के देखे देख किए थे। और यदि हम बात करें तो मोदी जी ने इसी जो हमारा 5 नीति आयोग है उसको जो बनाया वो इसके रिप्लेस करके बनाया, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाया। और इसका यदि चेयरपर्सन पीएम होता था तो यहाँ पर इसका भी जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, और शायद उम्मीद करता हूँ ये तो लगभग सबको पता ही होगा, तो इसलिए याद रखना। बाकी के 4 मिनिस्ट्रीज में ये और बनाता है, और ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी है। पूरा नाम याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। भारत यहाँ दूसरे नंबर पर ही आ जाता है, और हिंदी में जब बाद में आता है, पहले आ जाता है, अंग्रेजी में बाद में। नेक्स्ट लिखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंटेन्ड एज द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल राइट्स के रूप में किसे नहीं अपनाया गया है? कौन भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है? अब फंडामेंटल राइट्स हम सब जानते हैं, इनमें से एक ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो बताना हमें। तो शिक्षा का अधिकार, देखिए वही बातें आ गई अपने यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार है हमारे पास में, और वो शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के तौर पर है, एजुकेशन फ्रीडम। और ये जो एजुकेशन फ्रीडम है आर्टिकल 21A में है, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, भाई ये हुआ करता था, ये हुआ करता था आर्टिकल 31 में, लेकिन यहाँ इसको निकाल दिया गया 44 नंबर के अमेंडमेंट के तहत, और आज ये कानूनी है। 300A में इसको ऐड कर दिया गया है, और 300A में ऐड किया, मतलब आज ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पास नहीं है। और आपको यही पूछ रखा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये नहीं है भाई, ये पहले हुआ करता था, आज नहीं है, आज इसको कानूनी बना दिया है। कौन से अमेंडमेंट के तहत हटाया यहाँ पर? तो वो भी याद रखना, 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, और ये साल 78 में आया था, मोरारजी देसाई की सरकार थी, इसी समय इसको अमेंडमेंट लाया गया था। आर्टिकल 352 के अनाउंसमेंट में भी बहुत कुछ चेंज किया था, उसी के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स में से इसको हटा दिया था। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल ये हमारे पास में है फ्रीडम वाला। और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की जो बातें हमने बोल रखी हैं वो कहाँ से कहाँ तक बोल रखी हैं? तो 19 से लेकर के और 22 तक फ्रीडम की बातें हो रखी हैं। जबकि एक्सप्लॉयटेशन, शोषण वाला भी हमारे पास है 23 और 24 वाला, 2 आर्टिकल के अंदर है। चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, और जो मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो इस तरह से भी आप याद रखें, राइट टू एजुकेशन ये सब दिया गया था, और इसे फंडामेंटल राइट्स माना गया है। तो राइट टू एजुकेशन वो फंडामेंटल राइट्स के तहत ही है। अब सुनो देखो कि शिक्षा का अधिकार है वो स्वतंत्रता के तहत है। नेक्स्ट लिखेंगे, विच फंडामेंटल राइट्स वाज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 14 फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 78, जिसकी अभी अभी बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि 44वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा, 44 के तहत कौन सा फंडामेंटल राइट्स हटाया गया था? तो अभी अभी अपन ने देखा कि कौन सा हटाया था, संपत्ति का अधिकार। और जहां से हटाया था वो देख ही लिया अपन ने, आर्टिकल 31 से। जहां पर ऐड किया वो भी देख ही लिया, 31A में। लेकिन याद रखना, इसमें एक बात और बोल रखी थी 19 के अंदर, एजुकेशन फ्रीडम भी बोल रखी थी। और जो 19 में बहुत सारी 6 तरह की फ्रीडम है, उसमें 7वीं ये भी थी कि प्रॉपर्टी फ्रीडम, उसको भी हटा दिया गया है। और ये दो जगह से हटाया, 31 और 19 से, और दोनों से हटा करके इसको कहाँ जोड़ दिया? 31 में जोड़ दिया। तो भाई साहब ये हटाया, ये आंदोलन का स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये तो हमारे पास इन शब्दों में है ही नहीं। लेकिन आप जो बोलने का, वो जो हमारा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, उसी के तहत हम इसको काउंट कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, ये पता ही है आपको, रिमेडीज जो है वो कहाँ पर है? तो आर्टिकल 32 के तहत रिमेडीज है। और हमारे यहाँ एजुकेशन फ्रीडम अभी अभी अपन ने बात की है। तो ये इस तरह की बातें हम कर चुके हैं, तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखें।
और ये सारी बातें थी हमारी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी बाकी के प्रश्न थे, ये सारे के सारे जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सीजीएल 2022 की थी। और सीजीएल 22 में पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। ये इस वीडियो में है। इस वीडियो के अलावा लाइव सेक्शन में आप जाकर के देखें, लाइव क्लासेज हैं, 6 घंटे की क्लासेज हैं, उसमें बाकी के मिल जाएंगे। और बाकी की यदि क्लासें मिल जाएंगी तो ये सारी पॉलिटी की थी। अब हम ऐसे ही क्वेश्चनों के और सीरीज शुरू करेंगे, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा देखने को। और वो इसी तरह से बेहतरीन चीजें आएंगी। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह की आपको जीके में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे हम इसी तरह के बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे, और इस तरह से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मैं आपसे करवाता रहूंगा, और जल्दी आपके सामने वीडियो आते रहेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही बात कर पाएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।